हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेका एकेडमी। माई सेल्फ डॉक्टर नवीन कुमार। हम अभी आज जो एग्ज़ामिनेशन हुआ सीटेट उसके एसएसटी के पेपर को डिस्कशन करने वाले हैं आपके साथ। हमारे पास जो सीरीज़ है वो सेट एच है, तो आप इसके हिसाब से ही मैच कर लेंगे आपके पास जो भी पेपर हो। तो हमारा एच सीरीज़ का जो पहला क्वेश्चन है वो हिस्ट्री से है। हाउ डिड द ब्रिटिश कंसोलिडेट देयर कंट्रोल ओवर इंडिया आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया। जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 31 है। ये रिलेटेड है रिवोल्ट 1857 से। तो डियर फ्रेंड, आप जानते होंगे कि 1857 के क्रांति का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया था, जो उसका प्रभाव कहेंगे, वो था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन के शासन को स्थापित किया गया था। और भारत में एक विक्टोरियन प्रोक्लेमेशन पढ़ा गया था, जिसका मतलब था कि अच्छे शासन के लिए, सुशासन के लिए ब्रिटिश ताज ब्रिटिश पार्लियामेंट के माध्यम से सीधे शासन करेगी। तो इसका ऑप्शन आपके लिए 2। क्वेश्चन नंबर 31, राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? कंसीडर करेंगे, इसमें हाईलाइट किया हुआ है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो आप जानते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें जनता के जनप्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव ही पार्टिसिपेट करते हैं, लॉ मेकिंग के लिए हो या फिर उसको इम्प्लीमेंटिंग के लिए हो। इसमें जो रॉन्ग आंसर है वो ये है कि जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि वहाँ भाग लेते हैं, ना कि जनता सीधे डिसीजन मेकिंग में आप पार्टिसिपेशन करते हैं। ऑप्शन है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग। दैट मीन्स राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। विच particular region in India is known as the Little Tibet। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? ये वेरी फेमस और कॉमन प्रश्न है। इसे हम लद्दाख मानेंगे। 33 ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। भारत में अपील प्रणाली या पुनर्वादिक प्रणाली किसे कहते हैं? व्हाट इज़ द अपीलिएट सिस्टम इन इंडिया? अपीलिएट मीन्स अपील करना। सामान्यतः हमारे भारतीय लोकतंत्र में अपीलीय सिस्टम न्यायपालिका में, जुडिशियरी में शामिल किया गया है। इसका मतलब होता है कि लोअर कोर्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकती है, वहीं हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट पब्लिक सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। यानी निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालयों की ओर जब हम अपील करते हैं, इसे अपीलिएट सिस्टम कहते हैं। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर है फर्स्ट है। 34 राइट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा डेक्कन प्लेटू है, यानी महाराष्ट्र और उसके आसपास के जो भी एरिया है, उसमें कौन से सिग्निफिकेंस या फीचर अवेलेबल नहीं है। तो इसमें देखेंगे आप, तो इसमें एक रॉन्ग ऑप्शन है कि इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद है, जबकि महानदी और कृष्णा नदियाँ पूर्व की ओर बहती है। ये काफ़ी सामान्य फैक्ट है, इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अफ्रीका इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? तो ऑप्शन देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें है
यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है। गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। तो यही रॉन्ग आंसर होगा, बिकॉज रॉन्ग होगा, अफ्रीका में ये नहीं है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। दैट मीन्स ओके, 1 सेकेंड। 30 नंबर क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? ओके, तो इसमें से तीनों लाइन जो हमारे पृथ्वी के ऊपर बनती है वो तीनों के तीनों है, यानी 36 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि द साउदर्न पार्ट of India, particularly Tamil Nadu and Andhra Pradesh, receive rainfall in autumn because dear friends, ये वेरी कॉमन फैक्ट है कि हमारे यहाँ जो रेनी सीजन होता है वो जून जुलाई में दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होता है, लेकिन सर्दी के समय में जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है यानी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, वहाँ पे लौटती हुई मानसून से बारिश होती है। इसका मतलब है जब हमारी मानसून स्थल से बंगाल की खाड़ी की ओर जब लौटती है उसी क्रम में उस तटीय एरिया में बारिश होती है। इसका मतलब 37 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा 2। पूरा ऑप्शन पढ़े हैं कि ऐसे कैसे बच्चा को पता चलेगा? पहले पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिए तब लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38। निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत पर्वत है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्लॉक माउंटेन्स? तो डियर फ्रेंड्स, आप पर्वतों के प्रकार पढ़े होंगे। जो सबसे फेमस और न्यूली विल्ड पर्वत है, माउंटेन है, वो आप जानते हैं फोल्डन माउंटेन है और उसमें हिमालय, अपलेशियन, यूराल है। एकमात्र इसमें ऑप्शन है वोगैज या वॉसेज पर्वत। तो 38 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39। स्टेटमेंट ए, ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन अर्थ। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। इट इज करेक्ट। स्टेटमेंट बी, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days एंड टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। कथन बी, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। दैट मीन्स दोनों ऑप्शन सही है, बट ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर भी रहा है। इसका मतलब 39 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन होगा 2 ऑप्शन इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं डियर फ्रेंड्स। कायांतरित शैल के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कंसीडर द स्टेटमेंट ए, बी एंड सी ऑन मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए, when igneous and sedimentary rock are subjected to heat and pressure, they change to metamorphic rocks. It is correct option. आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती है। बी नंबर का ऑप्शन है कायांतरित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनते हैं। Metamorphic rock melts to from molten magma when subjected to great heat and pressure. It is wrong. Option number C, marble is metamorphic rock. संगमरमर एक कायांतरित शैल है। सही है। That means A और C इसका A and C राइट आंसर है।
जबकि बी गलत है। तो 40 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट 41, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, वन entering which layer of the atmosphere from space do the meteoroids burn up? Stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. That is mesosphere, means option number 2 for 41. Next question 42, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है transhumance is related to place where settlements develop, movement of people, closely built area of house, artificial enclosure for keeping small houses, house plants. डियर फ्रेंड्स, इसके ऑप्शंस बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन मैं 42 नंबर क्वेश्चन के लिए जाना चाहूँगा लोगों के आवागमन से, क्योंकि प्रवास का मतलब ही है कि एक जगह से दूसरे जगह आना जाना, खास करके ऋतुओं के मौसम में। तो राइट आंसर 2 for 42। नेक्स्ट 43, स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्पों का चयन कीजिए। कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन परमानेंट विंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। दीज winds blow constantly throughout the year in a particular direction. Westerlies and easterlies are example of these wind. That means both option are true. Then right answer is 4 for 43. Next question is 44, ब्राज़ील के कंपोश मिस कंपास और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। कंपोश एंड ब्राज़ील एंड लानोस इन वेनेजुएला आर एग्जाम्पल ऑफ, दैट इज ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होगा। तो 44 के लिए राइट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट क्लाइमेट एंड चूज द करेक्ट आंसर। क्लाइमेट refers to the day-to-day change in the atmosphere. No. Option B, climate of a place is affected only by its altitude and relief. हिंदी में पढ़ते हैं, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी के पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कहता है कि जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। नहीं। बी कहता है कि किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उचावच पर निर्भर करती है। तो इसके लिए आंसर होगा ए गलत है, बी सही है। 45 के लिए ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट 46, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द गिवन फीचर्स ए एंड बी। ऑप्शन ए, इट इज़ अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन बी, दिस सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिलेटेड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्राउट टू सरफेस, यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो यह प्राकृतिक गैस होगा, क्योंकि इनके ब्लॉक्स वहीं होते हैं जहां से हम क्रूड ऑयल निकालते हैं। तो 46 के लिए राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट 47, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मोत्स पर्वत है? सॉरी, इसको हमने पढ़ लिया है।
इंडियाज रिसर्च स्टेशन मैत्री इज लोकेटेड इन। ओके, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? तो डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा गंगोत्री और मैत्री हमारे दो रिसर्च सेंटर है जो अंटार्कटिका में है। तो अंटार्कटिका 47 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 3 है, तो हमारा आंसर होगा 3। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मिनरल्स? ऑल मिनरल्स आर नॉन मेटालिक। ये तो यही गलत हो गया। सभी खनिज अधात्विक नहीं होते, कुछ खनिज धात्विक भी होते हैं। तो 48 के लिए 48 नंबर क्वेश्चन के लिए आंसर 1। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करें। मैच द फॉलोइंग: नर्मदा वैली, वज्जी, गारो हिल्स, गंगा वैली, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। डियर फ्रेंड्स, ये बहुत फेमस प्रश्न है और ये प्रश्न आपको बनाने ही चाहिए, क्योंकि हमेशा हम लोग क्लास में डिस्कशन करते हैं फर्स्ट सिविलाइजेशन रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, सेकेंड सिविलाइजेशन इज मगध और मिडिल गंगा और लोअर गंगा सिविलाइजेशन, एंड थर्ड सिविलाइजेशन इज चोला सिविलाइजेशन। दैट मीन्स ओनली 3 सिविलाइजेशन कंप्लीट इन इंडिया। दैट मीन्स गंगा घाटी 2500 साल पहले बना था, सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम नगरीकरण है, और बाकी के ऑप्शन काफ़ी इजी है। बज्जी में सबसे पहले आरंभिक गणतंत्र बना था, अर्ली रिपब्लिक जिसे आप कहते हैं। हंटिंग एंड गैदरिंग कल्चर बेसिकली हमारे यहाँ नर्मदा घाटी में भी देखने को मिला। तो इस तरह से हमारे इस ऑप्शन हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 49 के लिए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल, ओके, टाइम एंड स्पेस के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। बिलो आर 2 स्टेटमेंट ए एंड बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी डिबेट ऑन डेट्स एंड पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ओके, कथन है कि हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जैसी काल अवधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। डियर फ्रेंड्स, मैं सभी क्लासों में बताता हूँ कि इतिहास को कभी भी किसी एक फैक्टर के आधार पे काल विभाजित या क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता है। बेसिकली कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके आधार पे हम इतिहास को क्लासिफाई करते हैं, जिसमें मेजर है कि राजनीतिक परिवर्तन होना चाहिए, आर्थिक परिवर्तन होना चाहिए, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होना चाहिए, और इसी चेंजेस के बिहाफ पे हम हमेशा क्लासिफिकेशन करते हैं। तो पहला ऑप्शन रॉन्ग है। सेकेंड कथन है इसमें कि लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। हाँ, इसको हम सही मानेंगे क्योंकि क्लासिफिकेशन काफ़ी टफ माना जाता है और इतिहास में जो लॉन्ग पीरियड है उसको समरप करना या उसको निश्चित तिथियों और विभाजनों के अंतर्गत लाना थोड़ा सा हमारे लिए टफ होता है। स्कूल ऑफ थॉट और हिस्टोरियोग्राफी चैप्टर से रिलेटेड ये प्रश्न है। तो 50 नंबर प्रश्न के लिए आंसर ए होगा, यानी ए गलत है किंतु बी सही है, तो सही ऑप्शन है 1। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। Below are the two statements in the context of new popular Indian art in the 19th century. Statement A: many paintings mocked at the change they saw around, ridiculing the new state of those who spoke in the English and warned against women moving out of their homes. कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया, अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी। तो डियर फ्रेंड्स, ये सही ऑप्शन है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिखाया गया है कि कैसे 19th सेंचुरी में एट द टाइम ऑफ रेनेसा सम इंडियन एजुकेटेड सोसाइटी और एलिट सोसाइटी कॉपी द वेस्टर्न कल्चर एंड अदर थिंग्स, और उसे इसी कंटेस्ट में उनका मजाक उड़ाया गया। आप फोटो देखेंगे, आपके एनसीईआरटी में पिक्चर बना हुआ है। तो पहला ऑप्शन सही है। राष्ट्रवादी विचारकों को जो कथन बी है
राष्ट्रवादी विचारकों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेटमेंट बी, इमेज वेयर यूज्ड टू एक्सप्रेस नेशनलिस्ट आइडियाज़ एंड इंस्पायर पीपल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, दैट इज़ ट्रू। आपने पढ़ा होगा अवनींद्रनाथ टैगोर, रवि वर्मा जैसे लोगों ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय कुछ ऐसे पेंटिंग्स बनाए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को काफ़ी रीइंफोर्स किया था। अगर हम साइकोलॉजी की भाषा में बात करें तो रीइंफोर्स किया था और वहीं से एक नया धारा शुरू हुआ था। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। 51 के लिए 3 नंबर विकल्प सही है, आप इसको चूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? बहुत सिंपल है, प्रारंभिक मानव के लिए मध्य प्रदेश का शैल चित्रकला। तो 52 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन होगा 1। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, इस प्रश्न को लेकर काफ़ी डिबेट है। मेडिवल पीरियड में सामान्यतः टीचर अवेलेबल होता था। वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए नहीं, सरकारी संस्थानों में इसको अंडरलाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है एक निश्चित फीस लेकर, बाय पेमेंट ऑफ अ फिक्स फी इन द। नेक्स्ट ऑप्शन है साल भर फसल की कटाई के समय को छोड़कर जब वो खेतों में काम करती थी। थ्रू आउट द ईयर एक्सेप्ट हार्वेस्ट टाइम व्हेन दे वर्क इन द फील्ड। डियर फ्रेंड्स, इसको आप स्टार लगा लेंगे। 53 में मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। इसके अगर मैं सेकेंड विकल्प ढूंढूं तो सेकेंड विकल्प हो सकता है, लेकिन मैं 3 के साथ जाऊंगा। आप वेट कीजिए सीबीएसई के आंसर की का। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन, नीचे दो कथन ए और बी 18वीं 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय संदर्भ में है। बिलो आर टू स्टेटमेंट ए एंड बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमर्जेंस ऑफ नेशनल स्टेट इन यूरोप इन 18th to 19th centuries. Statement A, till the 18th century, people in Europe saw themselves as a nation state. 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखने लगे। डियर फ्रेंड्स, आप जानते होंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसके आसपास जितने भी यूनिफिकेशंस हुए, लाइक यूनिफिकेशंस ऑफ जर्मनी, इटली, और ये राष्ट्र राज्य की संकल्पना को ही संदर्भित करता है। तो ऑप्शन ए सही है। कथन बी, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। डियर फ्रेंड्स, ये लिंग्विस्टिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोपियन सोसाइटी सिम्ड सम स्पेसिफिक रीजन लाइक जर्मनी, और कई ऐसे रीजन थे जहाँ पे इस तरह के कॉन्टेस्ट चले थे। मैं कह सकता हूँ कि इसके दोनों ऑप्शन सही है, बट व्याख्या नहीं कर रहा, तो हम 54 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 3 चूज करेंगे। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन, 55 BCE का तात्पर्य है। ओहो, बहुत कॉमन प्रश्न है। फुल फॉर्म पूछा आपसे BCE का, तो बिफोर कॉमन एरा हमारा इसका राइट आंसर होगा। तो 55 के लिए ऑप्शन नंबर 3। 57 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? बहुत कॉमन सामान्य प्रश्न है, क्लास में रोज़ हम हमेशा डिस्कशन करते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जी, ऐसा लगता था। जंगलों का विनाश हो गया होगा, ये इसको भी हम सही मानते हैं। शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्शन सी, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, ये गलत ऑप्शन है। कुछ सभ्यता के जो साइट्स थे वहाँ पे बाढ़ जरूर आई, कुछ सभ्यता के साइट्स का पतन ज़रूर हुआ, डिक्लाइनेशन हुआ बाढ़ की वजह से, बट ये रॉन्ग ऑप्शन है। संभवतः नदियाँ सूख गई, कुछ जगहों पे नदियाँ भी सूख गई, तो सी को हटाएंगे और बाकी को ऑप्शन रखेंगे। तो 57 नंबर 57 नंबर क्वेश्चन के लिए आंसर 3।
56, 57। डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन को स्किप कर गया था, तो 57 को सबसे पहले आप रखें क्योंकि इसको हमने एक्सप्लेन किया है, तो इसका राइट आंसर है 3। 56 अब देख लेते हैं हम। यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? हाउ डू वी नो टुडे द ऑस्ट्रिच आर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पेलियोलिथिक पीरियड। ये 6ठी क्लास की एनसीईआरटी में पूरा एक पैराग्राफ है और ये लास्ट ईयर भी पूछा गया था, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर बनाया करें। तो ये यूजुअल क्वेश्चन है, 56 के लिए भी ऑप्शन 3 होगा। आप देखो कितने रिपीटिशन पे है, ऑप्शन नंबर 3, बट इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब तक डियर फ्रेंड्स आपने जो भी क्वेश्चंस देखा वो काफ़ी सामान्य प्रश्न है। अब तक के क्वेश्चंस को देखने के बाद ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर से क्वेश्चन का स्तर थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि नीचे है। लास्ट ईयर के प्रश्न ज़्यादा कठिन लग रहा था, उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर लग रहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, अंडर द महायान बुद्धिज्म। महायान बौद्ध धर्म जानते हैं आप? महायान बौद्ध धर्म सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म एंड स्पेसिफिक फीचर। डियर फ्रेंड्स, हम इस समय ऑप्शन की बात कर रहे हैं सीधा। महायान बौद्ध धर्म में बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई है, ये राइट ऑप्शन होगा 58 के लिए 3। नेक्स्ट 59, खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? मेडिवल हिस्ट्री से है। व्हाट इज़ द ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजी एंड तुगलक। तो खिलजी और तुगलक के बारे में एक आप कहेंगे कि कंपैरेटिव स्टडी की मांगा है आपसे कि आप बताइए, और आपके 7th क्लास एनसीईआरटी में कंपैरेटिव टेबल भी बना हुआ है बिटवीन अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। तो दैट मीन्स इस प्रश्न के आंसर को हम सर्च करें, ट्रेस करें, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। 59 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? Which of the following statement is incorrect in the historical reconstruction of tribal people? जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा, ये रॉन्ग है। तो प्रश्न संख्या 60 के लिए ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। ये हम देख रहे हैं प्रश्न सोशल स्टडी से रिलेटेड है, पेडागोजी से, कि कौन सा जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। तो आप सीधा राइट आंसर इसको ट्रेस कीजिए। 61 के लिए 4, क्योंकि इसमें ऑप्शन है कि हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों में सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये उदाहरण नहीं है किसका? रूढ़िवादिता का, जिसको आप स्टीरियोटाइप थिंकिंग कहते हैं, स्टीरियोटाइप थिंकिंग फॉर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 62, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। इफेक्टिव टीचिंग ऑफ सोशल साइंस वुड रिक्वायर, ऑप्शन नंबर ए, अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, साहित्यिक स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वह कितनी भी पुरानी हो। डियर फ्रेंड्स, 62 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर बी एंड सी, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा 62 के लिए। 13 नहीं है डियर फ्रेंड्स, ओनली 3। नेक्स्ट 63,
सेंसिटिव ऑन सोशल जस्टिस इन अ क्लासरूम कैन बी इनकरेज्ड बाई। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं। कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके, भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर, सामाजिक न्याय और आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके, और लास्ट ऑप्शन है कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर। दंड वाली बात आते हैं, उस ऑप्शन को आप सीधा हटा दीजिए, बाकी सारे ऑप्शन सही है। 63 के लिए सही ऑप्शन है 3। 64 नंबर क्वेश्चन के लिए डियर फ्रेंड्स देखते हैं। इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा। पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री वुड ट्राई टू कंस्ट्रक्शन हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, एब्सोल्युटली राइट। ट्रेस continuity and changes in the social processes in history, absolutely right. Option number C, history engaged with different in interpretation and accepts the domain communities views, इस ऑप्शन को भी आप सही मानिए, सही है। हिस्ट्री व्यूज इवेंट बाय situating them within socio-political context of a particular period। डियर फ्रेंड्स, ये इतिहास लेखन से संबंधित प्रश्न है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड प्रश्न है। इसको बनाने के लिए थोड़ा सा आपको मानसिक कसरत करने की आवश्यकता पड़ी होगी। हालांकि इसमें आप ऑप्शन नंबर डी को हटा लीजिए, बाकी सारे सही है। अगला प्रश्न है 65 प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार किया गया है। डियर फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपको क्लासरूम में परेशान किया होगा, यहाँ भी परेशान कर सकता है, क्योंकि मौलिक अधिकार के अगर सेगमेंट की बात करें तो आर्टिकल में जाने से पहले जो पार्ट है, सेगमेंट है ग्रुप नंबर 3, राइट टू फ्रीडम का एक सब पार्ट है आर्टिकल 21, फ्रीडम ऑफ लाइफ या जीवन की स्वतंत्रता, उससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 के एक आर्टिकल 21 का जो पार्ट है उसको आप सही आंसर मानिए, तो जीवन या लाइफ इसका राइट आंसर होगा। 65 के लिए 3 सही आंसर है। 66 भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था। बहुत फेमस है, ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी का स्टेटमेंट है, तो राइट ऑप्शन होगा 2। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन के लिए देखते हैं डियर फ्रेंड्स। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुने जाते हैं। 2 एंग्लो इंडियन सोसाइटी के सदस्य होते हैं डियर फ्रेंड्स, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। 68 नंबर प्रश्न देखते हैं। दो 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से लोकतंत्र में बदल गया था। 60 का भी 4 होगा, बहुत कॉमन है, काफ़ी सेंसिटिव इशू था। 69 जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टारिका उपागम किसे कहा गया है। कोस्टारिका एक ऐसा कंट्री है जिसके पास उसका फाइनेंस जीडीपी वगैरह काफ़ी कम है, तो वो अपना आर्मी नहीं रखता, यूनाइटेड नेशन के आर्मी से वो अपना काम चलाता है। तो 69 नंबर के लिए राइट आंसर होगा 4। 70 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। इन 1997 द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया फॉर्मुलेटेड द विशाखा गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट women फ्रॉम सेक्सुअल हैरासमेंट। इसके लिए जो उनका गाइडलाइन था एट द वर्क प्लेस या कार्यस्थल से रिलेटेड है, तो 70 का ऑप्शन 3 होगा। सही विकल्प 3 है प्रश्न संख्या 70 के लिए। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन नंबर 71 हु अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन इंडिया। भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है।
तो ये तो बहुत सामान्य प्रश्न है। अटॉर्नी जनरल, विधानसभा के सदस्य, संसद के सदस्य, केंद्र सरकार। डियर फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, बट राष्ट्रपति ऑप्शन नहीं है, तो केंद्र सरकार इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके लिए आप ऑप्शन 4 रखेंगे। नेक्स्ट 72, काफ़ी सेंसिटिव इशू है, ये आप जानते होंगे। 72, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता? तो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर? लेखपाल, पटवारी, म्यूनिसिपल वार्ड काउंसिलर, लैंड एंड रिकॉर्ड ऑफिसर। तो डियर फ्रेंड्स, नगर निगम वार्ड काउंसिलर इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये शहरों के लिए, नगर निगम के लिए होता है। ये अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। तो 72 के लिए राइट ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट 73, निम्नलिखित में से कौन 73, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डिक्के वासु निर्देश क्या है? डिक्के वासु निर्देश, गाइडलाइन रिलेटेड टू द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय पुलिस फॉर अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंट्रोग्रेशन। तो 72 ये राइट आंसर है 73 के लिए, ऑप्शन नंबर 1। 74, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 इन इट्स टाइटल रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ विच कैटेगरी? ये एसटी के लिए बनाया गया था, बहुत चर्चित मामला है ये, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोर्स इज, द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी के इतिहास की पाठ्यपुस्तक। द्वितीयक स्रोत, भारत का संविधान नहीं, ये प्राथमिक होगा। जनगणना रिपोर्ट प्राथमिक होता है। जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, ये भी प्राथमिक होता है। तो 75 नंबर क्वेश्चन के लिए और आपका सही आंसर है A। नेक्स्ट 76, नीचे 2 कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। एग्जामिनेशन आर आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएटेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द सिस्टम एंड नॉट फॉर द इंडिविजुअल लर्नर। ऑप्शन बी, स्टेटमेंट बी, अ शिफ्ट इन emphasis on testing competencies and away from memory would reduce stress in social science classroom. स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी इसका रॉन्ग है, तो राइट आंसर ओनली बी होगा। तो 76 नंबर के लिए हमारा सही ऑप्शन है 1। तो डियर फ्रेंड्स, कुछ प्रश्न बच गए हैं, देखते हैं इसको आगे। मैंने जैसा कि अभी आपसे डिस्कशन भी किया था कि पिछले साल के तुलना में इस साल के प्रश्न अगर मैं परसेंटेज में मापूँ तो 10% ईजियर है। तो हमें अब बात करना है प्रश्न संख्या 77 के लिए। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। द मेन एम ऑफ अ सोशल साइंस टीचर शुड बी, ऑप्शन नंबर 1, टू प्रिपेयर लर्नर इन मेंटेनिंग द स्टेटस क्यू इन द सोसाइटी एंड एक्सेप्ट ऑल डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। नहीं। ऑप्शन नंबर 2, टू डेवलप competition among students. No. Option number 3, to develop an awareness of connection between all elements that shape society. Right. तो 77 के लिए आपका आंसर होगा 3। 78, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? द प्राइमरी पर्पस ऑफ असेसमेंट इन सोशल साइंस।
टू गिव लर्नर फीडबैक एंड सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर देम टू स्ट्राइव टूवर्ड्स। शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिसको पाने के लिए वे प्रयासरत है। पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को याद करने के लिए नहीं, शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए। हाँ, ये अगर कोड होता तो ये भी ऑप्शन सही है। शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए नहीं। तो इसमें आप सबसे उपयुक्त आंसर 78 के लिए 1 चूज करेंगे। 79, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। फिल्म्स कैन बी यूज एज एन इफेक्टिव पेडागोजी टूल इन द सोशल साइंस क्लासरूम बिकॉज। डियर फ्रेंड्स, इसमें जो ऑप्शंस है, फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है, बिल्कुल सही बात है, ला ही सकती है। फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं, बिल्कुल सही है। फिल्में ऐसी कहानियों, संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकती है, ये भी सही है। फिल्में एक वस्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है, रॉन्ग है। तो 79 की में से डी ऑप्शन आप माइनस कर दीजिए। तो ABC सही है। तो राइट ऑप्शन इज 2 फॉर 79। सही विकल्प 2 है 79 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगला प्रश्न है 80 नंबर। कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कौन है? मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निम्मति है, सही है। 80 के लिए ऑप्शन ए होगा, मतलब 1 होगा। 81 नंबर क्वेश्चन, शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि इन एन इफोर्ट टू कनेक्ट लर्निंग with learners life the social science teacher needs to। डियर फ्रेंड्स, मैं सीधा ऑप्शन पे आता हूँ। 81 नंबर के लिए ए और सी ऑप्शन आपका सही होगा, तो 81 के लिए 3 चूज कर लीजिए। 82, बाकी एक्सप्लेनेशन जब आप क्लास में आएंगे तो फिर डिटेल करेंगे। फिलहाल आपके सहूलियत के लिए मैं आंसर की आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। 82 कंप्लीट हो गया। 82 नहीं, 82 नंबर प्रश्न देखते हैं। इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। वाइल टीचिंग हिस्ट्री जेनेरियोलॉजी चार्ट इज यूज्ड। किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन के एवं विकास को चित्रित करने के लिए सही है। अनुक्रम एवं प्रक्रियात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए ये भी सही है। इसमें से एक आपको माइनस करना है क्योंकि कोड बना हुआ है, तो इसका आंसर होगा 2। इसका मतलब ए, बी और सी सही है, डी रॉन्ग है। डियर फ्रेंड्स, हमारे पास 88 कुछ क्वेश्चंस मिसिंग है। 82 के बाद हमारे पास क्वेश्चन लिस्ट 82 के बाद सीधा 89 है। कुछ प्रश्न मिसिंग है, देखते हैं। अभी इसको ऐड करेंगे हम। 83 टू 88 मिसिंग है, क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। 89, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बोमडिला नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा लिशांग गाँव को शामिल किया जाता है। ये आपसे सिर्फ कुछ साइट्स दे दिया जो आपके एनसीईआरटी में वर्णित है, उसको बताना था। इसमें बोमडिला नामदफा फेमस है, नामदफा मणिपुर में है, तो राइट आंसर होगा 89 के लिए 4। 90 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के
समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल साइंस पेडागोजी इनकरेज टीचर्स टू डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। राइट ऑप्शन इज 3, promoting all learners to give identical awareness to questions so that all improve। प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सके। तो 90 नंबर प्रश्न के लिए जो सही आंसर ऑप्शन होगा, सही विकल्प है वो है 3। दैट्स ऑल डियर फ्रेंड्स।